जीएसटी की कहानी क्या है? 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केलकट टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केलकट टास्क फोर्स को बनाया 2003 में। और ये जो केलकट टास्क फोर्स थी, इसने प्रपोज किया, इसने रिकमेंड किया कि हमें पूरे कंट्री में एक कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये जो जीएसटी होगा, ये बेस्ड होगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैट, ये बेस्ड होगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। और आइडिया क्या था? आइडिया बड़ा सिंपल था, वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम होना चाहिए। जैसे आजकल हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, वैसे ही 2003 में बातचीत हो रही थी कि पूरे देश में एक टैक्स का सिस्टम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। 2003 में सबसे पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केलकट टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इस केलकट टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया, प्रपोज किया कि हमें पूरे देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये जो जीएसटी है, ये बेस्ड होगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैट, ये बेस्ड होगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। 2006-07 की बजट स्पीच में गवर्नमेंट ने यहाँ तक कह दिया कि हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर देंगे बाय 1 अप्रैल 2010, कि 1 अप्रैल 2010 तक हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर देंगे। 2009 में जीएसटी से रिलेटेड पहले डिस्कशन पेपर को भी रिलीज़ किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी की और 2011 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया 115th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। 2013 में जीएसटी के ऊपर 3 कमेटीज़ को भी बनाया गया। लेकिन ये जो 115th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ये बिल पास हो नहीं पाएगा। बिकॉज हमें पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट कोएलिशन गवर्नमेंट थी, और कोएलिशन में बहुत सारी ऐसी पार्टीज थी जो कि वेरियस रीजंस की वजह से इस बिल को सपोर्ट कर नहीं रही थी, तो ये बिल पास हो नहीं पाएगा। और फिर अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पावर में आएगी, ब्रूट मेजॉरिटी के साथ पावर में आएगी, और 2014 में एक बार फिर से लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। और ये जो 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ये पास हो जाएगा एज 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017। और ये इंपॉर्टेंट है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017, बिकॉज इसके थ्रू हमारे कंट्री में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया एज इनडायरेक्ट टैक्स ऑन 1 जुलाई 2017। इस पूरे में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 2003 में केलकट टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये जो केलकट टास्क फोर्स है, इसने एक तरीके से जीएसटी की फाउंडेशन रखी। इसने रिकमेंड किया था, इसने प्रपोज किया था कि हमें पूरे कंट्री में एक कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये जो जीएसटी होगा, ये बेस्ड होगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैट, ये बेस्ड होगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट कोशिश करेगी इसको इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन कर नहीं पाएगी, और अल्टीमेटली मोदी गवर्नमेंट पावर में आएगी। और जो कि इंपॉर्टेंट है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017 को पास किया जाएगा, और इसके थ्रू हमारे कंट्री में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज इनडायरेक्ट टैक्स ऑन 1 जुलाई 2017। 2 सिंपल चीज़ें, 2003 में केलकट टास्क फोर्स को बनाया गया था ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017 के थ्रू जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया ऑन 1 जुलाई 2017। जीएसटी को लागू कर दिया गया। अच्छा, जीएसटी को कॉम्प्रिहेंसिव कहा जाता है। जीएसटी को कॉम्प्रिहेंसिव 2 सेंसेस में कहा जाता है। एक तो जीएसटी ऑल इंडिया, पूरे कंट्री में लागू होता है, तो उस सेंस में इसको कॉम्प्रिहेंसिव कहा जाता है। और दूसरा, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी सब्ज्यूम करता है, या फिर अपन ये कहें कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पे जीएसटी को लाया गया है, तो उस सेंस में भी इसको कॉम्प्रिहेंसिव कहा जाता है। जीएसटी को कॉम्प्रिहेंसिव 2 सेंसेस में कहा जाता है। एक तो जीएसटी ऑल इंडिया, पूरे देश में लागू होता है, तो उस सेंस में इसको कॉम्प्रिहेंसिव कहा जाता है। और दूसरा, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी सब्स्यूम करता है, तो उस सेंस में भी इसको कॉम्प्रिहेंसिव कहा जाता है। दूसरा, जो जीएसटी है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैट, वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। और ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो, हमारी कंट्री में मिड 1980s तक, लगभग 85-86 तक चलता था सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन का सिस्टम। कौन सा सिस्टम चलता था? सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन का सिस्टम। और ये सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन का सिस्टम क्या है? देखो, अगर सप्लाई चेन देखें तो मोटा मोटा सप्लाई चेन कैसे फंक्शन करती है।
एक होता है रॉ मटेरियल का सप्लायर, जो कि रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है। इस रॉ मटेरियल को प्रोड्यूसर या फिर अपन ये कहें कि मैन्युफैक्चरर यूज़ करता है और यूज़ करके आइटम्स बनाता है, गुड्स बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। आइटम्स को बनाने के बाद ये जो आइटम्स हैं इनको प्रोड्यूसर बेच देता है रिटेलर को, और रिटेलर वो इंसान है जिससे अल्टीमेटली कस्टमर इस गुड को, इस प्रोडक्ट को खरीदता है। ये मोटा मोटा सप्लाई चेन होती है। इस सप्लाई चेन में ये सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन का सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। देखो, मान लेते हैं कि कोई शर्ट का प्रोड्यूसर है, उसने 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा। कितने रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा? 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा। इस 100 रुपए पे मान लेते हैं 10% का टैक्स लग गया। कितने का टैक्स लग गया? 10% का टैक्स लग गया। मतलब ये जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी? 110 रुपए की। प्रोड्यूसर ने 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और 10 रुपए का लग गया उस पर टैक्स, और प्रोड्यूसर ने इस रॉ मटेरियल को यूज करके शर्ट बनाई। मान लेते हैं इस शर्ट को बनाने में 90 रुपए का खर्चा और आ गया प्रोड्यूसर का, और प्रोड्यूसर ने बोला कि अब मैं शर्ट को आगे 200 रुपए में बेचूंगा। सरकार ने बोला ठीक है, लेकिन इस 200 रुपए पे 10% की आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि इस पर 10% की एक्साइज ड्यूटी लगेगी, विच मीन्स कि 20 रुपए का टैक्स और लगेगा। ये जो 200 रुपए की शर्ट है इस पर 10% की एक्साइज ड्यूटी लग गई, मतलब एक्चुअल में ये जो शर्ट है वो रिटेलर को 220 रुपए की पड़ी। कितने की पड़ी? 220 रुपए की। 200 रुपए की तो शर्ट और 20 रुपए उसने पे किए एज ए टैक्स। अब ये जो रिटेलर है, इसकी भी दुकान है, उसका भी किराया है, उस पर भी लड़के लगे हुए हैं। तो ये रिटेलर बोला कि देखो मेरा 40 रुपए का खर्चा और आता है और मैं इस शर्ट को 260 रुपए में बेचूंगा। कितने रुपए में बेचूंगा? 260 रुपए में बेचूंगा। सरकार ने बोला ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट आ गई और बोली कि अब इस पर 10% का सेल्स टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? सेल्स टैक्स लगेगा। अब सेल्स टैक्स लगा 10% का, मतलब 26 रुपए का सेल्स टैक्स लग गया। अल्टीमेटली ये जो शर्ट है वो 286 रुपए की पड़ी कस्टमर को। किसको? कस्टमर को 286 रुपए की पड़ी। इस सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम की खासियत क्या है, या ये कहें कि डीमेरिट क्या है, कि एक तो जो प्रोडक्शन की स्टेजेस हैं टैक्स के मामले में वो एक दूसरे से बिल्कुल भी इंटरलिंक्ड नहीं है। इस पहली स्टेज का कोई लेना देना नहीं है दूसरी और तीसरी स्टेज से, इस दूसरी स्टेज का कोई लेना देना नहीं है पहली और तीसरी स्टेज से, और इस तीसरी स्टेज का कोई लेना देना नहीं है पहली और दूसरी स्टेज से। टैक्स के मामले में ये बिल्कुल सेपरेटली फंक्शन करती हैं, ऑपरेट करती हैं। इस सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम का जो सबसे बड़ा डीमेरिट था या डीमेरिट है वो है कास्केडिंग इफेक्ट। क्या है? कास्केडिंग इफेक्ट। और कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। कैसे लग रहा है टैक्स के ऊपर टैक्स? एग्जाम्पल से समझ लो। देखो, रॉ मटेरियल था 100 रुपए का, 100 रुपए के रॉ मटेरियल पे 10% का टैक्स लगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रोड्यूसर ने 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा तो 10 रुपए का टैक्स लिया, 90 रुपए की वैल्यू ऐड की और बोला कि पूरे 200 रुपए में मैं इस शर्ट को बेचूंगा। लेकिन ये जो 200 रुपए हैं, इन पूरे 200 रुपए पे 10% की एक्साइज ड्यूटी फिर से लग रही है। लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हो, इस 200 रुपए में 100 रुपए का रॉ मटेरियल है, 90 रुपए का काम प्रोड्यूसर ने किया है, लेकिन ये जो 10 रुपए हैं, ये 10 रुपए कौन से हैं? ये 10 रुपए वो वाले हैं जो कि पहली स्टेज में एज टैक्स पे किए गए थे, और इस 10 रुपए पे भी तो एक बार फिर से 10% की एक्साइज ड्यूटी लग रही है। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, और वही हो रहा है अगली स्टेज में भी। इसी को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, और ये तो गलत बात है। आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट के ऊपर टैक्स लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो वैल्यू ऐड की गई है प्रोड्यूसर के द्वारा उसके ऊपर टैक्स लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टैक्स के ऊपर आप टैक्स कैसे ले सकते हो? ये प्रॉब्लमेटिक चीज थी। इसमें प्रॉब्लम थी कि आप टैक्स के ऊपर टैक्स ले रहे हो, और दूसरा टैक्स के ऊपर टैक्स लेने की वजह से जो अल्टीमेट कॉस्ट है कस्टमर के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी, चीज़ें महंगी पड़ती थी। तो इस कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए इस सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम की जगह पर लाया गया वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम को। वैल्यू एडेड टैक्स कि प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे जितना वैल्यू का एडिशन किया जाएगा उतना ही टैक्स लिया जाएगा। जितना
वैल्यू का एडिशन किया जाएगा उतना ही टैक्स लिया जाएगा। इसको कैसे समझें? सेम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, रॉ मटेरियल मान लेते हैं 100 रुपए का था, इस पर लग गया 10% का टैक्स। रॉ मटेरियल की कॉस्ट पड़ी 110 रुपए। कितनी पड़ी? 110 रुपए। मतलब प्रोड्यूसर ने या फिर ये कहें कि मैन्युफैक्चरर ने 110 रुपए पे किए, जिसमें से 100 रुपए तो रॉ मटेरियल के थे और 10 रुपए का था टैक्स। 10 रुपए का था टैक्स। ये जो प्रोड्यूसर है इसने बोला कि साहब मेरा 90 रुपए का खर्चा और आया है, लेकिन ये सिस्टम है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू के ऊपर ही टैक्स लगेगा। और वैल्यू कौन सी है? एक तो 100 का रॉ मटेरियल और 90 का काम इसने किया, मतलब सिर्फ 190 रुपए पे टैक्स लगेगा। ये जो 10 रुपए टैक्स वाले हैं इस पर टैक्स नहीं लगेगा। कास्केडिंग इफेक्ट को हम खत्म कर रहे हैं। 190 रुपए पे 10% की एक्साइज ड्यूटी लगी, मतलब 19 रुपए एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब रिटेलर के लिए जो कॉस्ट पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी? 209 रुपए पड़ेगी। लेकिन इसमें भी एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पर जितना वैल्यू का एडिशन किया जाएगा सिर्फ उस पर टैक्स लगेगा। अगर इस प्रोड्यूसर वाली स्टेट को देखें तो इस स्टेज में जो वैल्यू एडिशन किया गया है वो सिर्फ 90 रुपए का किया गया है। 90 रुपए पे 10% का टैक्स अगर लगेगा तो कितनी वैल्यू आएगी? 9 आएगी। मतलब इस आदमी को सिर्फ 9 रुपए का टैक्स पे करना चाहिए, इसने 19 रुपए टैक्स पे किया है। तो अब क्या होगा? जब ये सरकार को अपनी डिटेल्स फाइल करेगा तो ये बताएगा सरकार को कि देखो 19 रुपए में से 10 रुपए मैं ऑलरेडी पहले वाली स्टेज में पे कर चुका हूं। इस स्टेज में सिर्फ मैंने 90 रुपए का वैल्यू एडिशन किया है, तो सिर्फ मुझे 9 रुपए का टैक्स देना चाहिए। सरकार वेरीफाई करेगी और सरकार बोलेगी कि ठीक है साहब, ये जो 10 रुपए आपने ऑलरेडी पे कर दिए हैं इन्हें हम आपको वापस कर देंगे। आपको अल्टीमेटली सिर्फ कितना रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा? 9 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जो 10 रुपए वापस किए जाएंगे सरकार के द्वारा, इसको बुलाया जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बुलाया जाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इसको ध्यान रखना, बहुत सिंपल, वैल्यू एडिड टैक्स है कि प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे जितना वैल्यू का एडिशन किया जाएगा सिर्फ उस पे ही टैक्स लगेगा। जो हम टैक्स निकाल रहे हैं वो टोटल वैल्यू पे निकाल रहे हैं कि 100 रुपए और 90 रुपए, 190 रुपए पे 10% का टैक्स निकाल रहे हैं, लेकिन टैक्स लगेगा सिर्फ वैल्यू एडिशन जितना किया गया है, मतलब 90 रुपए पे। टोटल टैक्स आ रहा था 19 रुपए। डिटेल्स जब फाइल की जाएंगी तो ये प्रोड्यूसर बताएगा कि 10 रुपए ऑलरेडी मैं टैक्स पे कर चुका हूं। ये जो 100 रुपए पे 10 रुपए का टैक्स था वो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो सरकार बोलेगी कि ठीक है, 10 रुपए हम आपको लौटा देंगे। इस स्टेज में आपने जो भी वैल्यू एडिशन किया 90 रुपए का, उस पे जो 9 रुपए का टैक्स है वो आपको पे करना है। ये जो 10 रुपए लौटाए जाएंगे इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और सेम आगे रिटेलर के स्टेज पे होगा। अब रिटेलर क्या बोलेगा कि 209 रुपए की मुझे शर्ट पड़ी है, इस 209 रुपए में 190 की तो वैल्यू है और 19 रुपए का लगा था टैक्स। इस रिटेलर ने बोला कि 40 रुपए का खर्चा मेरा और आया है, अब मैं आगे शर्ट को इस 40 रुपए को ऐड करके बेचूंगा। लेकिन ये वैल्यू एडिड टैक्स है, ये जो 19 रुपए का टैक्स है इसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही नहीं। लगेगा किस पे? इस वैल्यू पे 190 प्लस 40 जो कि 230 है। 230 पे सरकार ने 10% का लगा दिया सेल्स टैक्स। क्या लगा दिया? सेल्स टैक्स। मतलब अब 23 रुपए का सेल्स टैक्स और लगेगा। अल्टीमेटली ये जो शर्ट है वो कितने की पड़ेगी कस्टमर को? 253 रुपए की पड़ेगी। लेकिन ये जो 23 रुपए हैं, जब ये रिटेलर अपनी डिटेल्स फाइल करेगा तो ये सरकार को क्या बोलेगा कि साहब ऑलरेडी 19 रुपए में पे कर चुका हूं एज ए टैक्स। इस स्टेज में मैंने सिर्फ 40 रुपए का वैल्यू एडिशन किया है और 40 का 10% 4 रुपए। तो सरकार क्या बोलेगी कि ठीक है, 19 अगर आपने पे कर दिए हैं तो 19 आपको वापस कर दिए जाएंगे, जिसको बुलाया जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जो बचे हुए 4 रुपए हैं वो आप एज टैक्स पे कर दो। अब देखो, इस वैल्यू एडिड टैक्स सिस्टम में दो फायदे हुए। एक तो कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, ये जो टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था वो खत्म हो गया। अब तो हम टैक्स के ऊपर टैक्स लगा ही नहीं रहे। और दूसरा, क्योंकि सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लग रहा है तो जो अल्टीमेट कॉस्ट है जो कि कंज्यूमर के ऊपर पड़ती है वो भी कम हो गई है। पहले सेम चीजों में इस कंज्यूमर को कितने रुपए देने पड़ रहे थे? 286 रुपए।
अब सिर्फ कितने देने पड़ रहे हैं, 253 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ये है वैल्यू एडिड टैक्स, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और इस वैल्यू एडिड टैक्स के प्रिंसिपल पे फंक्शन करता है जीएसटी। जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए गए। एक आर्टिकल लाया गया 246A। आर्टिकल 246A में बोला गया कि पार्लियामेंट और स्टेट के लेजिस्लेचर्स दोनों को पावर है जीएसटी के ऊपर कानून बनाने की। आर्टिकल 246A में सीधा सीधा बोला गया कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो भी इनका जुरिस्डिक्शन है उसके हिसाब से दोनों को पावर है जीएसटी के ऊपर कानून बनाने की। लेकिन जब बात आएगी इंटीग्रेटेड जीएसटी के बारे में, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी से रिलेटेड कानून सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। अच्छा, ट्रेड दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन दी स्टेट, कि जो भी गुड है उसका प्रोडक्शन भी इसी स्टेट में हुआ, उसका कंजम्पशन भी इसी स्टेट में हुआ। इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी जो भी है सेंटर का जो है वो सेंटर के कानून के हिसाब से लग जाएगा और स्टेट का जो है वो स्टेट के कानून के हिसाब से लग जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब मान लेते हैं कि कोई एक गुड है जो कि ए स्टेट ने, मान लेते हैं गुजरात ने प्रोड्यूस किया, लेकिन उसको कंज्यूम किया गया राजस्थान में। कहाँ कंज्यूम किया गया? राजस्थान में कंज्यूम किया गया। अब गुजरात का जुरिस्डिक्शन राजस्थान के ऊपर एक्सटेंड नहीं होता है और राजस्थान का जो जुरिस्डिक्शन है वो गुजरात के ऊपर एक्सटेंड नहीं होता है। ये दिक्कत वाली बात है। तो इसको कैसे मैनेज किया गया? बहुत सिंपल। ये बोल दिया गया कि जब भी इंटर स्टेट ट्रेड होगा, जिसको बुलाया गया इंटीग्रेटेड जीएसटी, जब भी इंटर स्टेट ट्रेड होगा तो उसके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा उसको कलेक्ट करने का, उसको लिवाई करने का, उस पर कानून बनाने का पूरा पावर किसका है? पार्लियामेंट का है। भाई इन दोनों स्टेट्स का एक दूसरे के ऊपर जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं होता, लेकिन सेंटर का तो सबके ऊपर जुरिस्डिक्शन है। तो बोल दिया गया कि जब ऐसा सिचुएशन होगा कि इंटर स्टेट ट्रेड है तो वहां पे टैक्स कैसे लगेगा, उस टैक्स को कैसे डिवाइड किया जाएगा, उस टैक्स को कलेक्ट कैसे किया जाएगा, उस सबसे रिलेटेड लॉस कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। आर्टिकल 269A लाया गया और आर्टिकल 269A में बोला गया कि जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है इसको लगाने का और इसको कलेक्ट करने का काम किसका है? यूनियन गवर्नमेंट का है। किसका? यूनियन गवर्नमेंट का है। और ये जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है इसको कानून के हिसाब से सेंटर शेयर करेगा विद द स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स के बीच में इसको शेयर कर दिया जाएगा। और कैसे शेयर किया जाएगा वो पार्लियामेंट कानून के थ्रू बताएगा। और कानून के थ्रू पार्लियामेंट कैसे बताएगा? पार्लियामेंट बताएगा जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे। आर्टिकल 279A में ये बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है वो जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। देखो बहुत सिंपल से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 246A क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों को ही कॉन्करेंट पावर्स हैं जीएसटी के ऊपर कानून बनाने की, लेकिन इंटीग्रेटेड जीएसटी के ऊपर कानून सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा। 269A क्या बोल रहा है आर्टिकल कि जीएसटी को लगाने का, कलेक्ट करने का काम किसका है? यूनियन गवर्नमेंट का है। ये जो टैक्स है इसको सेंटर और स्टेट्स के बीच में शेयर किया जाएगा। कैसे शेयर किया जाएगा वो पार्लियामेंट बताएगा लॉ के द्वारा, और पार्लियामेंट बताएगा बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल 279A में ये बोल दिया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जीएसटी काउंसिल को। इसके अलावा 4 अलग अलग लॉज को इनेक्ट किया गया। सेंट्रल जीएसटी से डील करने के लिए सेंट्रल जीएसटी एक्ट को लाया गया 2017 में। सेंट्रल जीएसटी कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, उस सब की डिटेल में बातचीत की गई इस सेंट्रल जीएसटी एक्ट ऑफ 2017 में। वैसे ही इंटीग्रेटेड जीएसटी के लिए लाया गया इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट ऑफ 2017 को। फिर एक जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट ऑफ 2017 को लाया गया। भाई बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी सब्ज्यूम कर रहा है, तो स्टेट्स को ये प्रॉब्लम था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमें घाटा हो, कहीं ऐसा ना हो कि अब तक जो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट कर रहे हैं उस कलेक्शन में कुछ कमी आ जाए। तो एक कंपनसेशन का भी एक्ट लाया गया और सरकार ने बोला कि जिस भी स्टेट को इनडायरेक्ट टैक्सेस के मामले में घाटा होगा उसको सेंटर कंपनसेट करेगा। और यूनियन टेरिटरी से डील करने के लिए लाया गया यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट ऑफ 2017। एक सीजीएसटी एक्ट लाया गया, एक आईजीएसटी एक्ट लाया गया, एक यूटी जीएसटी एक्ट लाया गया और एक कंपनसेशन एक्ट लाया गया 2017 में। और फिर स्टेट्स ने अपने अपने अलग अलग स्टेट जीएसटीज को भी इनेक्ट करने की शुरुआत कर दी।
ये तो पॉलिटी वाली बातचीत है। आपको प्राइमरीली ये समझ में आना चाहिए कि वैल्यू एडिड टैक्स का प्रिंसिपल क्या होता है, जीएसटी को कब इंट्रोड्यूस किया गया, कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है डिटेल्स अबाउट जीएसटी। जीएसटी के डिटेल्स क्या है। एक तो ये जो जीएसटी है ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, या फिर अपन ये कहें कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब क्या है, जहां पे अल्टीमेटली गुड या सर्विस को कंज्यूम किया जाएगा वहां पे अल्टीमेटली टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो मान लेते हैं कि गुजरात प्रोड्यूसर स्टेट है जिसने गुड को प्रोड्यूस किया, लेकिन इस गुड को अल्टीमेटली कंज्यूम किया गया राजस्थान में, तो जो अल्टीमेटली टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो राजस्थान में कलेक्ट किया जाएगा। और प्रोड्यूसर स्टेट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि देखो प्रोडक्शन करेंगे हम, मेहनत करेंगे सारी हम, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर किसी दूसरे स्टेट में बैठा हुआ है तो जो सारा टैक्स है वो उस दूसरे स्टेट में चला जाएगा। इसका भी समाधान किया गया है कि जब इंटर स्टेट ट्रेड होगा तो इंटीग्रेटेड जीएसटी किस तरीके से लागू होगा, किस तरीके से टैक्स को दोनों स्टेट्स के बीच में शेयर किया जाएगा, उसकी पूरी डिटेल में बातचीत की गई है इंटीग्रेटेड जीएसटी में। लेकिन अपने को पीएचडी नहीं करनी है, अपन उतना डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तौर पे एक चीज़ समझो कि जहाँ पे गुड या सर्विस को कंज्यूम किया जाएगा अल्टीमेटली वहाँ पे टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा। इसलिए जीएसटी इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, या फिर ये कहें कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट है वो है सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई है। इसका मतलब क्या, बहुत सिंपल है। देखो पहले क्या होता था, पहले बड़ा सिंपल था कि जो प्रोडक्शन की स्टेज होती थी उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी एक्साइज ड्यूटी। फिर जो रिटेल वाली स्टेज होती थी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी सेल्स टैक्स। फिर जो सर्विसेज होती थी उन पे लगता था सर्विस टैक्स। मतलब अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टैक्स लगता था। अब अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि जो भी गुड है, जो भी सर्विस है, उसकी सप्लाई कहाँ पे की जा रही है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप किसी भी चीज़ की सप्लाई कर रहे हो, किसी भी गुड की, किसी भी सर्विस की सप्लाई कर रहे हो, तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। इसलिए इसको सिंपल बोल देते हैं कि इसमें जो टैक्सेबल इवेंट है वो है सप्लाई। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, वो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि अगर मैं फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो वो सर्विस है, लेकिन वो टैक्सेबल इवेंट नहीं है, बिकॉज वो मेरे किसी बिजनेस को फर्दर नहीं कर रहा है, किसी बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए किसी भी गुड या किसी भी सर्विस की सप्लाई की जाएगी तो वो टैक्सेबल इवेंट है। दो चीज़ें, एक तो जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है जिसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और दूसरा जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट का सप्लाई है। बहुत सिंपल कि जो अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी जगह पे एक टर्म दे दिया कि भैया जब भी किसी भी गुड या सर्विस की सप्लाई की जाएगी फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो उसको टैक्सेबल इवेंट माना जाएगा। ये जो जीएसटी है इसको गवर्न करती है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जिसकी बातचीत की गई है आर्टिकल 279A में। और ये जो जीएसटी काउंसिल होती है इसके चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। 3 टाइप के टैक्सेस लगाए जाते हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसको लगाने का और कलेक्ट करने का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन ये जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, जो इंटर स्टेट ट्रेड पे लगता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, उसमें जो भी रेवेन्यू होता है उसको सेंटर और स्टेट्स के बीच में शेयर किया जाता है एट फिक्स्ड रेट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जो हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उनके ऊपर आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। लेकिन एक्सपोर्ट के ऊपर आईजीएसटी नहीं लगता। एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड जीएसटी, मतलब एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम जीएसटी नहीं लगा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? एक्सपोर्ट्स को और प्रमोट करने के लिए और पुश करने के लिए एक्सपोर्ट्स को हमने जीरो रेटेड रखा है, लेकिन इंपोर्ट्स के ऊपर आईजीएसटी लगता है। तो एक तो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, दूसरा स्टेट जीएसटी लगता है। जब भी विद इन दी स्टेट ट्रेड होगा, जैसे पूरा प्रोडक्शन यहीं हुआ और पूरा कंजम्पशन भी यहीं हो रहा है, तो स्टेट का जीएसटी लगेगा और साथ में सेंट्रल जीएसटी भी लगेगा। जैसे मान लेते हैं, आपने देखा होगा स्लिप कि 12% का अगर टोटल जीएसटी लग रहा है तो उसमें से सीजीएसटी जो सेंट्रल जीएसटी होगा वो 6% होगा और जो स्टेट जीएसटी होगा वो भी 6% होगा। मतलब विद इन दी स्टेट जब भी कोई प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, तो वो जो ट्रेड हो रहा है उस पर स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी दोनों लगते हैं। और जब इंटर स्टेट ट्रेड होता है तो वहाँ पे काम आता है इंटीग्रेटेड जीएसटी का।
अब जीएसटी के अंडर यूनिफॉर्म टैक्स के रेट्स नहीं है, ये अपने को पता होना चाहिए। बहुत सारे स्लैब्स अपन बोल सकते हैं, बहुत सारे रेट्स हैं। जैसे एक 0% का रेट है, ब्रेड पे लगता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर लगता है, सॉल्ट के ऊपर लगता है, न्यूज़पेपर्स वगैरह के ऊपर लगता है, और बहुत सारे आइटम्स के ऊपर लगता है 0% का रेट। कुछ ऐसे गुड्स हैं, आइटम्स हैं जिनके ऊपर 5% का जीएसटी लगता है, जैसे अगरबत्ती है, जैसे इंसुलिन है, जैसे कैश्यू नट्स हैं वगैरह वगैरह, इनके ऊपर 5% का जीएसटी रेट लगता है। फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं जिनके ऊपर 12% का जीएसटी लगता है, जैसे पेंसिल्स हैं, शार्पनर्स हैं, नोटबुक्स हैं वगैरह वगैरह। कुछ ऐसे गुड्स हैं, कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जिनके ऊपर 18% का जीएसटी लगता है, जैसे सीसीटीवी है, जैसे सेट टॉप बॉक्स है टीवी का, जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल है वगैरह वगैरह। कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके ऊपर 28% का जीएसटी लगता है, जैसे पान मसाला है, जैसे लॉटरी जो कि स्टेट गवर्नमेंट चलाती है वगैरह वगैरह, इनके ऊपर 28% का जीएसटी लगता है। अच्छा, एक एक करके रटने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी लगता है। अगर कोई प्रोडक्ट न्यूज़ में आ जाए, कोई सर्विस न्यूज़ में आ जाए तो उसका देख लेना, बाकी एक एक करके रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल याद रखो कि कुछ तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके ऊपर कोई भी जीएसटी लगता ही नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर 5% का है, कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर 12% का है, कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर 18% का है, कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर 28% का है। अच्छा, जीएसटी में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे भी हैं जिनके ऊपर स्पेशल रेट लगता है, जैसे 0.25% का जीएसटी लगता है रफ एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स के ऊपर, 3% का जीएसटी लगता है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम वगैरह जैसे आइटम्स के ऊपर। तो ये स्पेशल रेट्स हैं। इसके ऊपर कुछ ऐसे भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके ऊपर 15% का सेस भी लगाया जाता है। 28% का जीएसटी तो लग ही रहा है, इस 28% के जीएसटी के ऊपर 15% का सेस भी कलेक्ट किया जा रहा है, जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स के ऊपर, जैसे लग्जरी कार्स के ऊपर, जैसे टबैको प्रोडक्ट्स वगैरह के ऊपर। सेस क्या होता है अपन पढ़ेंगे इसके बारे में आगे चलते हुए, लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब गवर्नमेंट अपने फंड्स को रेज करना चाहती है तो टैक्स के तौर पे सेस लगा दिया जाता है। अब ये जो 15% सेस लगाया गया है, इस 15% का जो भी पैसा आएगा वो उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा जिस पर्पस के लिए इस सेस को, इस टैक्स को लगाया गया था। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर 28% का जीएसटी तो लगता ही है, लेकिन ऊपर से 15% का सेस भी लगता है। अच्छा, जीएसटी में अगर बात करें तो 40 लाख तक का एनुअल टर्नओवर जिन भी बिजनेसेस का होता है उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। भाई ये छोटे बिजनेसेस हैं, इनको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो 40 लाख तक का एनुअल टर्नओवर जिन भी बिजनेसेस का होता है उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। और सर्विसेज के लिए ये लिमिट कितनी है? 20 लाख की है। कितनी है? सिर्फ 20 लाख की है। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। जीएसटी अभी बचा हुआ है, अपन आगे पढ़ेंगे इस पूरे सेशन में। आपको ये रेट्स बहुत ज़्यादा याद नहीं रखनी है, ये याद नहीं रखना है कि कौन से गुड पे कितना लग रहा है, कितना जीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है। हाँ, मोटा मोटा रेट्स को याद रखो, ये याद रख लो कि एग्जेम्पशन की लिमिट्स कितनी है, बाकी कितना किस प्रोडक्ट पे सेस लग रहा है नहीं लग रहा है उसको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर प्रोडक्ट न्यूज़ में आ जाए तो उसको याद रख लेना, उसको ध्यान में रखना, बाकी तो मोटा मोटा याद रखो। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव किस सेंस में, किस एक्ट के थ्रू इसको लाया गया, फिर कौन कौन से 3-4 एक्ट्स को इनेबल किया गया, ये मोटी मोटी चीज़ें, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स क्या है, टैक्सेबल इवेंट क्या है, गवर्न कौन करता है जीएसटी काउंसिल, ये मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। आगे की बातचीत अपन आगे करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।